Good morning, students. Myself, Dr. Vijayendra Singh Tawar, Associate Professor in English, और वर्तमान में मैं राजकीय महाविद्यालय गुड्डा में पदस्थापित हूँ। इस कोरोना काल में जो आपको ऑनलाइन क्लासेज हो रही हैं, उसमें जो वीडियो सीरीज बनाई जा रही है, उसी कड़ी में आज का जो वीडियो है वो है बीए पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए। सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर पेपर फर्स्ट, और आज के इस वीडियो में हम माई लास्ट डचेस जो पोएम है रॉबर्ट ब्राउनिंग बहुत ही पॉपुलर, उसमें जो ड्यूक का कैरेक्टर है उसके बारे में बातचीत करेंगे। यानी कि जो पहला जो क्वेश्चन किया वो क्रिटिकल अप्रिसिएशन था पोएम का, और इसमें हम ड्यूक के कैरेक्टर के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो कवि के बारे में बता दूं। रॉबर्ट ब्राउनिंग is one of the most famous poet of Victorian age. He was a versatile genius. He was essentially a playwright, but he could not succeed in that field. But he has a mastery of dramatic verse, particularly dramatic monologue. And because of this, he became very popular in literature. यानी कि ड्रामेटिक मोनोलॉग जो उसने लिखे उसके कारण विक्टोरियन काल का ही नहीं, लिटरेचर साहित्य, इंग्लिश साहित्य में एक नाम बन गया है रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग का जन्म 1812 में और डेथ 1889, यानी कि बिटवीन विक्टोरियन एरा में ही हुआ जो कुछ हुआ। उसकी जो प्रसिद्धि है वो आज उसके ड्रामेटिक मोनोलॉग के कारण है। उसमें केवल वो वर्ड से ही नहीं, एक्शन से ही नहीं, बल्कि स्पीकर जो ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो स्पीकर होता है, जो वक्ता होता है, उसका कैरेक्टर को भी रिवील कर देता है। ये कह सकते हैं कि प्राइमरली रॉबर्ट ब्राउनिंग इज ए पोएट ऑफ मैन, और उसने हर प्रकार के कैरेक्टर अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स में लिए हैं। लवर भी लिए हैं, मर्डरर भी लिए हैं, और फीमेल भी, मेल भी, हर तरह के कैरेक्टर्स। ग्रामेरियन, फ्यूनरल में स्कॉलरली पर्सन भी लिया है। उसको अगर हम अध्ययन करें इसकी पोएम्स का, तो हम पाएंगे ही इज नोन फॉर हिज इंटेलेक्चुअल विगर एंड हिज साइकोलॉजिकल स्टडीज ऑफ ह्यूमन नेचर। इसकी पोएम से ऐसा लगता है कि जो लेखक है वो कैरेक्टर की सोल से संबंधित है, उसकी सोल पर कंसंट्रेट करता है, आत्मा पर। उसके is always interested in studying the action and reaction of the human mind and heart in a particular situation. एक क्रिटिकल, बहुत ही पॉइंट, जो निर्णायक मोड होता है कैरेक्टर के, स्पीकर के जीवन में, उस वक्त उसकी आत्मा में, उसके मन में क्या चल रहा है वो खोलकर हमारे सामने रख देता है, और उसी विचार के माध्यम से, उसी उसके रिएक्शन और एक्शन के माध्यम से उसका कैरेक्टर हम अच्छी तरह से समझ जाते हैं। और जहां तक पोएम की सवाल है, ये जो पोएम है माय लास्ट डचेस, ये पहली बार जो कवि की जो वॉल्यूम ऑफ पोएम्स था, जिसका टाइटल था ड्रामेटिक लिरिक्स, इन 1842 में प्रकाशित हुई। फिर बाद में इसको 1868 में उसने ड्रामेटिक रोमांसेस नाम से जो वॉल्यूम पब्लिश किया, उसमें भी इसको शामिल किया। जो पोएम है ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, और इंग्लिश भाषा में लिखी हुई जितने भी ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं उसमें से ये फाइनेस्ट वन है, केवल ब्राउनिंग का नहीं। और इसका जो आधार है वो ड्यूक ऑफ फ्रेरा के जीवन पर आधारित है, जिसकी पत्नी की डेथ 1561 में हो गई थी, और फिर उसके बाद वो पुनः शादी करना चाहता है। जो कवि ने, क्योंकि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है तो ये कह सकते हो ड्रामा का पार्ट है, ड्रामा जैसा है, यानी कि कवि इसके अंदर अपने विचार नहीं बल्कि कैरेक्टर के विचार व्यक्त करता है। इसलिए थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना कि इट इज नॉट द पोएट, इट इज द स्पीकर, और स्पीकर इस पोएम का है द ड्यूक,
जो कि रीमैरिज यानी सेकंड टाइम शादी करने का विचार रख रहा है। और उसी की बातचीत से, उसी की डायलॉग से हमें सारा उसके बारे में और जो उसकी पत्नी जिसकी डेथ हो जिसके बारे में बात कर रहा है सब पता चल जाता है। अब हम आते हैं इस पोएम के बारे में। जो पोएम इज प्रीसीडेड बाय द वर्ड फ्रेरा, यानी पोएम्स के आगे एक शब्द लगा हुआ है फ्रेरा। फ्रेरा एक जगह का नाम है, इंडिकेटिंग दैट द स्पीकर इज मोस्ट लाइकली एल्फोंसो द सेकंड फिफ्थ ड्यूक ऑफ फ्रेरा 1533 to 1598, जो कि ड्यूक था कहाँ का, फ्रेरा का, जिसका नाम था एल्फोंसो द सेकंड। इसने 25 साल की उम्र में एक 14 साल की लड़की जिसका नाम था लुक्रीजिया डी कोसिमो डी मेडिसी, डॉटर ऑफ कोसिमो फर्स्ट डी मेडिसी, ग्रांड ड्यूक ऑफ टस्कैने एंड इलियोनोरा डी टोलेडो, ये इससे इसने शादी की। यानी कि हम एक शब्द में कह सकते हैं लुक्रीजिया से शादी की। लुक्रीजिया was not well educated and the Medici status could be termed as noviriche, मतलब जिन्होंने अभी अभी न्यू रिच यानी जिन्होंने अभी भी पैसा कमाया हो, in comparison with that of vulnerable and distinguished estate family, यानी ड्यूक की परिवार की तुलना में पैसे वाले तो थे लेकिन उनका बैकग्राउंड वैसा नहीं था। इसीलिए ड्यूक कहता है पोएम के दौरान में 900 ईयर्स ओल्ड, यानी उनका जो खानदानी रईस है ये नए नए रईस बने थे। ये सीधा इंडिकेट करता है कि वो अपनी पत्नी को सोशली अपने से लो लेवल की मानता है। यद्यपि वो पैसे वाले तो थे जो नए बने हो, खूब दहेज भी दिया था और 1558 में उनकी शादी हुई। 3 साल बाद यानी कि 1561 में जो 17 साल की थी उसका मृत्यु हो गई। इस पर काफी बोल कि उसको शायद जहर दे दिया गया। फिर जो ड्यूक था फ्रेरा का उसने रीमैरिज करने की सोची और उसने सोचा किसके साथ शादी करने का, बारबेरा जो 8th डॉटर ऑफ होली रोमन एम्परर फर्डिनेंड फर्स्ट की थी और काउंट की भतीजी थी। काउंट को ही सब शादी की अरेंजमेंट करनी थी, इसलिए काउंट का जो एंट्रेंस था या निकोलस मार्डिरूच, वो उसको जो इंसबर्ग का था उसको एक बिचौल एनवॉय के रूप में भेजा जाता है जिससे कि शादी की सारी बातचीत की जा सके। तो कह सकते हैं कि इस प्रकार ये बैकग्राउंड है सारी पोएम की। पोएम इज एन एडमिरेबल पीस ऑफ कैरेक्टर स्टडी, यानी कि अगर हम चरित्र चित्रण के हिसाब से देखें तो जबरदस्त प्रशंसनीय रचना है ये कैरेक्टर के हिसाब से, क्योंकि 56 लाइन में कवि ने जो प्रेजेंट कर दिया क्लियरली विविड एंड मूविंग कैरेक्टर एनालिसिस ऑफ बोथ द ड्यूक एंड द डचेस, दोनों कैरेक्टर हमारे सामने आ जाता है। We are not only given a vivid picture of the Duke's temperament, which कैसा स्वभाव था, but through his words we realize the true nature of his duchess, उसकी रानी के बारे में भी हमें पता चलता है। The main traits of the character of the Duke are following, जो मुख्य विशेषता है चरित्र की वो है, पहली है proud and vain, थोड़ा घमंडी है Duke. The Duke is proud and vain of his old family name, खानदान का बहुत घमंड है उसको। आर्ट कलेक्शंस, उसकी एक पॉजिटिव क्वालिटी भी है आर्ट कलेक्शन का। एरोगेंट, थोड़ा जिद्दी है। ही पॉइंट्स आउट दैट हिज कलेक्शन इज फुल ऑफ रेयर पीसेस, घमंड के साथ कहता मेरे जो कला है के दुर्लभ चित्रों से पेंटिंग से भरपूर है उसकी आर्ट गैलरी। वो कहता है नोटिस नेपच्यून दो टेमिंग ए सी हॉर्स थॉट ए रेयरिटी, मतलब ये जो स्टेचू है जिसमें सी हॉर्स को नेपच्यून सी हॉर्स को टेम कर रहा है, ये एक रेयर वर्क ऑफ आर्ट माना जाता है। विच क्लॉस ऑफ इंसबर्ग कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी, कि जिसको ब्रॉन्ज में मेरे लिए बनाया था। ही फील्स दैट ही हैज बेस्टोड ए सुप्रीम फेवर ऑन द डचेस बाय मैरिंग हर,
उसको ये इस बात को भी प्राउड है कि उसने डचेस से शादी करके उस पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, गिविंग हर हिज 900 years old man, कि 900 साल पुराना नाम उसको देकर। दूसरा जो पॉइंट है वो है इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ पर्सनल डिग्निटी। अहंकारिक, इगोइस्ट कह सकते हो। The Duke has an inflated sense of personal dignity. बहुत ज्यादा अहंकार है इसके ऊपर। He cannot understand the Duchess' easy ways. वो उसके सिंपल तो तरीके नहीं समझ पाता। Is too haughty to character, और इतना घमंडी है कि उसको सही वर्ताव करने के लिए इंस्ट्रक्ट भी नहीं करना चाहता। He merely expects her to follow his own exaggerated idea of dignity. उसे ज्यादा वो अपने आप ही समझे और अपने आप उसके अनुसार व्यवहार करे। He says, कहता है ना, and I choose never to stoop. मैंने जिंदगी में कभी झुकना तो सीखा ही नहीं। Jealous है, ईर्ष्यालु। The Duke is jealous of his possessions. थोड़ा ईर्ष्यालु है। He considers the Duchess to be his personal property. अपनी पत्नी को भी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझता है। Like any of his art pieces, दूसरी कलाकृतियों की तरह। He cannot tolerate her smiling and thanking everyone wholeheartedly. ये सहन नहीं कर पाता कि उसकी पत्नी सभी को धन्यवाद करे। He is unable to understand his wife's nature and tolerate her ways. वो सहन नहीं कर पाता उसको। He wants complete domination over her and feels that she should smile at none except him. कि उसकी पत्नी उसके अलावा किसी और की तरफ देखकर न मुस्कुराए। The climax of the poem occurs in these lines where he describes what happened when his wife's affection continued to be non-exclusive. जो उसकी पत्नी का व्यवहार उसी पर चलता रहता है तो कहता है, Oh sir, she smiled no doubt whenever I passed her. जब भी मैं उसके पास से गुजरा वो मुस्कुराई, इसमें कोई संदेह नहीं। But who passed without much the same smile? तो प्रॉब्लम ये थी, कौन ऐसा व्यक्ति है जो उसके पास से गुजरा हो और उसने वैसा ही मुस्कुराकर उसका स्वागत नहीं किया हो। This grew, I gave commands, then all smiles stopped together. बहुत ही क्रूअल उसने ऑर्डर दिया और उसकी सारी स्माइल शांत हो गई। The Duchess smiles to the other man's aroused anger in the Duke. गुस्सा जगाती थी उसके अंदर, so powerful that he gave commands to have her killed. उसने उसको मरवा ही दिया। His jealousy stemmed from his perceived lack of control that he had over his wife. मतलब इससे लगता कि उसको उसकी पत्नी पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था उसको। Now that she was dead and existed in the painting, he could have absolute control over her. अब क्योंकि पेंटिंग में है वो, तो सारा कंट्रोल है वो यहाँ हटा सकता है और कोई उस पर्दा भी नहीं हटा सकता। His controlling nature overwhelmed his morality and love for his wife. I think Browning chose to have the Duke speak about his wife not because she was important to him, but because the story of her murder displayed the controlling character of the Duke so well. उसका कितना नियंत्रणकारी कैरेक्टर है ड्यूक का, वो दिखाना चाह रहा था। The unemotional and non-challenged way in which the Duke tells the story further accentuates his character. मतलब बिना कोई भाव दिल में उसके प्रति भावना दिखाए वो सारी कहानी बता रहा है, उससे उसके कैरेक्टर हमारे सामने और अच्छी तरह से आ जाता है। टायरेंट, जो ड्यूक था वो एक अत्याचारी था। The Duke is a tyrant. Tyrant है। His patronizing attitude is evident in practically every line he utters. कि वही सब कुछ है, सब हर चीज का मालिक वही, ये देखने को मिलता हर लाइन में। The apparent politeness of, जो दिखाई कहता है ना उसको, will it please you sit, will it please you rise, उसको NOI को बोलता है, does not sufficiently hide supercilious tone. मतलब इसके अंदर सुपरसिलियस मतलब ये है कि ये कि अब उठ अब बैठ, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, अगले की मर्जी नहीं चलेगी इसमें। These lines are imperious commands couched in polite words. मतलब
पोलाइट शब्दों में कमांड है ये। His tyrannical attitude is evident when he says that he alone can draw aside the curtain before the painting. पेंटिंग के ऊपर भी पर्दा खुद ही हटा देता है और किसी को अलाउ भी नहीं करता। Two lines are enough to indicate the effective way in which he dealt with a situation unpleasing to himself. अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो जाए जो उसको अच्छा नहीं लगे तो कैसे डील करता है, 2 लाइन पर ही आता है। I gave commands, then all smiles stopped together. Critical taste in art, एक ये प्लस पॉइंट है इसका। The Duke has a critical taste in art. He is proud of having in his gallery a statue that is recognized as a rare work of art. So इस बात का proud है कि उसके पास एक rare work of art है। He seems to appreciate the skill of Hera Pendop, who has drawn such a lifelike picture. यानी इसको कलाकारों की भी कदर है, उसको हेरा पेंडोप जिसने उसकी मिसेज का पेंटिंग बनाया था उसकी भी कदर करता है। He has apparently a rare and beautiful collection of art pieces. कलाकृतियां हैं उसके पास। But the exquisite artistic taste is not really to be admired because it is a soulless inhuman taste. उसमें मानवता नहीं है। The Duke can appreciate life in a picture but not in reality. Reality में जीवन की वो प्रशंसा नहीं कर सकता। The carelessness of the Duke could not be more effectively revealed than in the calm and cool dismissal of the memory of his last duchess with the line, "There she stands as if alive." मतलब कितना निर्दयी है कि अपनी पत्नी के बारे में इस प्रकार की सोच वो रखता है। 6th पॉइंट का सेल्फिश है, ग्रीडी है, कनिंग नेगेटिव क्वालिटीज है। द ड्यूक ऑफ फ्रेरा इज सेल्फिश है, ग्रीडी है, कनिंग है। He does not think it to be stooping low to make sure of a large jewelry. मतलब दहेज लेने के लिए मांग करने में वो झुकना नहीं समझता। The cunning tact of the Duke is however clear in his assurance that it is the Count's daughter beauty which is of primary concern. कि वो उसकी सुंदर लड़की से शादी कर रहा है, ये वो प्राइमरी भी दिखा रहा है, cunningness, and not the डोरी के लिए नहीं। As he says, I repeat, the Count your master's known munifice है, मतलब उसकी generosity, उदारता, वो जानी जाती है देने के is ample warrant for that no just pretense, मतलब just थोड़ा सा न्यायपूर्ण दिखावा of mine for Dory will be disallowed, allowed नहीं, allow होगा। Though his fair daughter self, as I already जैसे हम declare किया पहले, at starting my is object, मेरा aim तो उसी की लड़की से शादी करना है। These lines show that he is clever enough to use flattery for his ends, कि अपने उद्देश्य के लिए चापलूसी भी कर सकता है। Conclusion in a nutshell, brief में हम कहते हैं Duke of Freira is unscrupulous, मतलब moralless, principleless, सिद्धांतहीन, selfish है, tyrannical, अत्याचारी है, arrogant, कह सकते हो घमंडी, in an empty manner, खोखला घमंड है। He is a vivid individual, और एक individual भी है, as well as a typical nobleman of the Italian Renaissance. उस टाइम के इटालियन रेनेसां के दौरान इसी प्रकार के लालची नोबलमैन होते थे, ये भी दिखाते हैं। थैंक यू वेरी